हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप्सो अगेन। स्टूडेंट्स, अब हम जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बुक स्टार्ट कर दी है हमने, और हमने उसका कल इंट्रोडक्शन भी ले लिया था कि हमारी बुक का नाम ऐसा क्यों है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पता होना चाहिए कि हमारी बुक ऐसी, हम इस यही नाम क्यों, और उस नाम का मीनिंग क्या है, वो हमने देख लिया है। और फिर उसके बाद जो उसका फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, हमने वो देखा डिटेल में। उसके अंदर जैसे दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हमने देखे डिटेल में, लाइक श्रीलंका एंड बेल्जियम। देन हमने देखा कि पावर शेयरिंग, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड व्हाट आर द रीजंस, लाइक प्रूडेंशियल रीजंस एंड मॉरल रीजंस। हमने उसके हेड्स के अंदर जो तीन चार रीजंस थे दोनों में देखे। हमने ये भी देखा कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होगा, और हम उनको कैसे लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली है ना, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे शीट पर, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना। ना आप ये लेक्चर देखो, फिर उसमें क्या रह जाएगा अगर आपको आंसर लिखना ही ना आए। तो हमने वो भी देखा था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर आज किस फॉर्म में पावर शेयर होती है। हमने देखा था लाइक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, सॉरी, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट, राइट, एंड पावर, प्रेशर ग्रुप के साथ पावर कैसे शेयर होती है। राइट, हमने ये चार
ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या डिफरेंस है। लाइक हमने जैसा अभी फिगर, इससे जस्ट पहले हमने जो फिगर्स बनाई थी, ये वाली कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, अब यहाँ पे हम उसको एज अ स्लाइड और टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें डिफरेंस का पता रहे। और यही चीज़ की कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में क्या फ़र्क है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यही है, यहाँ पे अब एक टेब्यूलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या हुआ था, अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल, तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ से फिर से डिस्कस कर लेंगे इसको बिना इरेज करके। तो ये है कि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट थे पहले, वो यहाँ पे कमिंग टुगेदर, वो कम वहाँ पे आपस में मिल जाते हैं और एक लार्जेस्ट यूनिट बनाते हैं, एक बिगर यूनिट बनाते हैं जो थोड़ी पावरफुल होती है। अब देखो जाहिर सी बात है ना, हर एक स्टेट के पास कुछ ना कुछ पावर है, लेकिन जब वो पावर आपस में सब लोग एक तरह से मिला देते हैं, अपनी पावर को पूल कर देते हैं, अपनी पावर जो भी उनके पास रिसोर्सेज है उनको पूल कर देते हैं, तो एक बड़ी यूनिट बनती है और एक पावरफुल यूनिट बनती है। यहाँ पे क्या है, एक कंट्री जो होती है, एक लार्ज कंट्री है ऑलरेडी, वो अपनी पावर को जो है डिवाइड करती है अमंग द यूनिट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी एक यूनिट, एक ऑलरेडी बनी हुई है टॉप पे जो गवर्नमेंट है, उसके नीचे जो भी है गवर्नमेंट, उनके साथ वो अपनी पावर शेयर कर देती है। यानी पहले से ही वो बड़ी है, वो पहले से ही बड़ी सी है, उसके अंदर उसने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया। और पहले इस वाले केस में क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स आके आपस में मिल जाते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं वो, पर यहाँ पे स्टेट्स वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि सारी जो स्टेट्स होते हैं, अब उनके पास जो पावर्स थी, तो वो पावर्स तो रहेंगी ना, तो यूजुअली हैव इक्वल पावर्स एंड सर्टन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी, के पास सर्टन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी होती है, पावर्स होती हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि इनके पास जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। हमने देखा है पहले भी कि उनके पास फाइनेंस रिसोर्सेज ज़्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर ज़्यादा है, पार्लियामेंट थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से ज़्यादा पावरफुल दिखती है यहाँ पे हमें। फिर यहाँ पे जो फेडरेशन का जो एम होता है वो होता है पूल, अपनी जो सॉवरेंटी है या फिर जो पावर है उसको पूल करते हैं वो एक साथ। हमने देखा ना, वो सब एक साथ आए हैं, इसका मतलब उन्होंने अपनी पावर को, अपनी सॉवरेंटी को एक जगह पे पूल किया है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ पूलिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा था ही नहीं ना, किसी स्टेट के पास कोई पावर थी, ऐसा था ही नहीं। उन स्टेट्स को तो बनाया हुआ है, उन स्टेट्स को तो बनाया गया है ताकि आप स्टेट को, उस कंट्री को सही से गवर्न कर सको, ना कि इसलिए कि आप उनको पावर दे सको अलग से। उनको अलग से कोई पावर नहीं दी हुई है, राइट। और एग्जाम्पल्स अगेन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, और यहाँ पे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, हमने पहले भी देखे हैं, कनाडा, कनाडा भी लिख लो आप, कनाडा से आजकल हमारे रिश्ते भी थोड़े सही नहीं है ना, कनाडा। तो ये भी इसी टाइप का है, यानी कि कमिंग, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर। ये आप एग्जाम के लिए आपके, आपने समझ भी लिया इसको, और अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे आप लिख भी सकते हैं इस तरीके से, और समझ में तो आपको आता ही है। नेक्स्ट, अब इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है, यहाँ से एक्चुअल कहानी स्टार्ट होती है कि हमारे बीच में जो पावर डिवीजन है वो कैसे है। देखो, पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, वी नो इट, डिक्लेयर्ड एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। यूनियन ऑफ द स्टेट मतलब यानी बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के, और उसके जो पावर हमने जब स्टेट्स में डिवाइड करी, तो इसी वजह से इंडिया जो है वो यूनियन, यूनियन मतलब एकता, एकता, उन सारे स्टेट्स का एक एकीकृत रूप है, यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म है इंडिया। तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, और द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये बात सही है, पहले जो था ना गवर्नमेंट में, वो पहले सिर्फ टू टीयर ऑफ वो था। क्या मतलब इसका, पहले जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि पहले एक यूनियन गवर्नमेंट होगी और एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। ओरिजिनल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल प्रोविजन है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बाद में हमने इसमें एक और फॉर्म ऑफ, अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया था, अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया था, वो थी लोकल गवर्नमेंट। इसको हम देखेंगे आगे, फिलहाल हम बस इतना जान लेते हैं, यानी कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ओके, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, और वट वी कॉल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो या यूनियन गवर्नमेंट कह लो, यूनियन गवर्नमेंट कह लो, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। Later, the third tier of government, federalism, was added in the form of panchayats and the municipalities. तो ये पंचायत, जो आपको नई टर्म्स देखने को मिली है ना यहाँ पे, एक तो ये पंचायत, 1 सेकेंड, ये पंचायत, एक तो आपने देखा पंचायत, और एक देखा ये म्यूनिसपैलिटीज। ये लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही पार्ट है। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको हमने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया है, ऐड किया है,
वो यही है लोकल, और उसी में आती है, हम इसको देखेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि एक यूनियन है, एक स्टेट है और एक लोकल है। लोकल में भी, और इसको हमने थर्ड टीयर, यही है थर्ड टीयर, यही थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि ये जो है ना, ये वाली थर्ड, वो यही है। कौन सी है वो? लोकल गवर्नमेंट, थर्ड लेवल पे। बस इतना है। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे हुआ है। देखो इसको हम एक स्लाइड ले लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक शेड्यूल है, 7 शेड्यूल। देखो डिवीजन ऑफ पावर लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम इसी स्लाइड पे खत्म कर लेंगे, और आपको फिर स्लाइड सिर्फ पढ़नी रह जाएंगी, तो समझ तो आपको इसी स्लाइड से आ जाएगा। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 1 सेकेंड। कई बार बोर्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम नहीं करता। तो है डिवीजन ऑफ पावर्स। देखो पहला है, मतलब पहला क्या है, इसको आप इसे आप समझना है इसे हमें, कि 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस मैंने SCH में लिखा है, यानी कि 7th शेड्यूल है, ये शेड्यूल है, 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ये। और इसके अंदर अगर आर्टिकल की बात, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है ना, तो आर्टिकल आर्टिकल 245 टू 255 तक मेंशन है ये। ओके, यानी आर्टिकल 245 से 255 तक इसमें मेंशन किया हुआ है। और इसमें इसी के अंदर 3 लिस्ट मेंशन है। इट मेंशंस अबाउट 3 लिस्ट। इन 3 लिस्टों में, यही 3 लिस्ट, ये हमारा बहुत ही मेन टॉपिक हो जाएगा फिर यहाँ से। अब अगर हम यहाँ से देखें कि ये 3 लिस्ट कौन सी है, तो यहाँ से हम पहली बात करते हैं। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ लिख लेते हैं इसको, कॉन्करेंट। देखो, यू से यूनियन, एस फॉर स्टेट, और कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हमने अलग से लिख लिया है। देखो यूनियन लिस्ट में, इन सारी लिस्ट में सबके सबके सब्जेक्ट है। जैसे हमने पहले बात की थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्पेसिफिकली मेंशन है, मेंशन स्पेसिफाई कर रखे हैं। हमने कहा था हम इसको आगे देखेंगे, और अब वही हम देख रहे हैं, उसको हम यही देख रहे हैं कि वो क्या है। देखो इन सब लिस्ट में, यानी अगर यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है, तो उस पर कानून बनाने का, उस पर जो पॉलिसीज बनाने का जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। उससे कोई और कोई उस पर पावर नहीं बना, कानून नहीं बना सकता। सेम स्टेट पे, स्टेट के पास भी कुछ अपने सब्जेक्ट हैं, कुछ फील्ड है, वो मेंशन है इसमें, और उस पर भी सिर्फ स्टेट ही कानून बना सकता है, यूनियन नहीं। एक कॉन्करेंट होती है। कॉन्करेंट में आपको इतना याद रखना है कि इस पे यूनियन एंड स्टेट बोथ, यूनियन प्लस स्टेट बोथ, यानी ये दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट में, यानी कॉन्करेंट का मतलब दोनों, स्टेट मतलब स्टेट, यूनियन में यूनियन। अब देखो क्या है ना, इनमें कुछ सब्जेक्ट मेंशन है, कुछ ना, इनमें कई तरह के सब्जेक्ट हैं, तो हम वो देखेंगे कि इसमें क्या है। तो पहले अगर हम देखें तो पहले ओरिजिनल देखते हैं, और टुडे, क्योंकि आज ये चेंज भी हो गए थोड़े से। ओके, तो अगर यूनियन लिस्ट की बात करें, यूनियन लिस्ट में पहले के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली यूनियन लिस्ट के लिए, 97 सब्जेक्ट थे, 97। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला के इसके अंदर आज 100 सब्जेक्ट हो गए टोटल। समझ में आ रही है आपको चीज़? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे ओरिजिनल लिखा है, ये टुडे है, यानी आज का। ऐसे ही स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में भी ऐसा ही था। स्टेट लिस्ट में पहले क्या था कि कुछ 66 सब्जेक्ट थे, और अब ये हो गए हैं 61। आप समझ रहे हो ये नंबर्स का मतलब क्या है? यानी कि इनमें ऐसे फील्ड थे, अभी हम उसको भी देखेंगे, 2-3 फील्ड तक ही देखेंगे ताकि हमें और क्लियर रह जाए। फिर कंकरेंट लिस्ट पे आ जाते हैं। पहले यहाँ पे 47 सब्जेक्ट थे, फिर बाद में टाइम टू टाइम इसको बढ़ा के आज 52 सब्जेक्ट इसमें ऐड हो गए हैं। हमें टेबल समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो हम थोड़ा सा और टेबुलर फॉर्मेट में ले लेते हैं, लाइक ऐसे, एक गुड स्पेस है ना, तो समझ में भी आता है। हाँ, वो एक यहाँ पे एक लाइन और दे देते हैं। अब देखो, यानी कि जो यूनियन है, उसके पास आज 100 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे वो पावर बना, जिसपे वो सब्जेक्ट वो बना सकता है, जिसपे कानून बना सकता है। देखो यूनियन लिस्ट के, यूनियन के पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसे कानून, उसको ऐसे फील्ड दिए गए हैं जिनका पूरे स्टेट में, पूरे देश में एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनियन तो पूरे देश पे चलता है ना।
तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, ऐसे सब्जेक्ट को डाला गया है जो पूरे देश के लिए एक जैसे होने चाहिए, अलग नहीं। यानी कि किसी स्टेट में अलग है, किसी स्टेट में अलग है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? लाइक करेंसी, आई होप यू कैन, इट इज विजिबल। करेंसी, ओ हो विजिबल नहीं है, लेट मी राइट अनदर मैनर, वेट, हाँ, टेबल थोड़ी खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं। ये है, जैसे यहाँ पे हम अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वो एक सब्जेक्ट होता है करेंसी। करेंसी, अब हमें पता है कि अगर करेंसी है यानी पैसा जो है, पैसा वो पूरे देश में एक जैसा ही तो होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि 10 रुपए की वैल्यू यहाँ पे कुछ और है तो दूसरे स्टेट में कुछ और, ऐसा तो नहीं है। पूरे देश में उसकी वैल्यू एक ही है, 10 रुपए है या फिर 1000 या फिर 100 रुपए है, 500 रुपए है, उनकी वैल्यू पूरे देश में एक जैसी है। इसीलिए ये वाला सब्जेक्ट यूनियन के पास है। ऐसे ही एक डिफेंस, देश के डिफेंस यानी उसके बॉर्डर्स को गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट के पास है, इसीलिए ये सब्जेक्ट भी यूनियन के पास है। एक और सब्जेक्ट आप ले सकते हो, रेलवे, रेलवेज, ये भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है। यानी कि ऐसे सभी, अब देखा आपने किसी दूसरी, कभी किसी स्टेट की रेलवे का नाम सुना है कि ये यूपी रेलवेज है, ये राजस्थान रेलवेज है, ये तमिलनाडु रेलवेज है? ऐसा तो नहीं है ना, इंडियन रेलवेज है ओनली। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो ये जो हमारा फील्ड है, ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। अब हम आएंगे, अब देखो जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 100, वो 100 फील्ड है तो 100 में से ये 3 है। हमने यहाँ पे 3 डिस्कस किए हैं, वैसे तो 100 आपको याद भी नहीं रखने हैं, किसी को याद भी नहीं होते। 100 में से आपको 3, मतलब आपको एज एन एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि वो कौन से हैं। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें, स्टेट लिस्ट यानी कि जिसपे सिर्फ स्टेट कानून बना सकती है, सेंटर नहीं, तो उसमें एक अगर एग्जाम्पल लोगे तो आप एक आता है पुलिस और हेल्थ। इन तरह के सेक्टर्स पे, वैसे तो सेक्टर 61 है आज की डेट में, लेकिन इस तरह के सेक्टर्स जो हैं, हेल्थ या पुलिस, उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने की। इसमें स्टेट के पास। अब ऐसे ही कॉन्करेंट पे आ जाते हैं। कॉन्करेंट के पास, कॉन्करेंट में क्या है, पहले 47 थे, आज 52 हो गए हैं टॉपिक्स इनके। और इसमें क्या है कॉन्करेंट में, जैसे कि मैरिज, मैरिज, फॉरेस्ट, जंगल, एंड एजुकेशन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे स्टेट और यूनियन, यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों। और याद रखो, देखो कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेट ने कानून बनाया, स्टेट ने कोई कानून ऐसा बनाया जो यूनियन गवर्नमेंट के रास्ते में आ रहा है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गई है, टकराव हो रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा यूनियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ जो कानून होगा वो ही आगे आएगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वाली जो कानून होगा उसको पीछे हटना पड़ेगा, वो बैक ऑफ हो जाएगा, और वहां पे स्टेट जो यूनियन गवर्नमेंट का कानून है वो इन्फोर्स हो जाएगा। देखा आपने, फेडरलिज्म का एक ये भी डिमेरिट है, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास भले से कम पावर है, जितनी पावर उनके पास है वो भी कंप्लीट नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे उसको ओवरराइड कर सकती है, उसको जब चाहे वो पलट सकती है, भले से स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं। क्लियर? देखो फिर से देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर कैसे हुआ है। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर आर्टिकल है 245 से 255 तक, 3 लिस्ट की बात हुई है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पहले ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, पर आज उसमें हो गए हैं 100, चेंज कर करके। और उसमें अगर कुछ टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं, करेंसी, रेलवेज, डिफेंस ऑफ द कंट्री, इस तरह के सब्जेक्ट उसमें मेंशन है। ऐसी स्टेट लिस्ट जिसमें ओरिजिनली 66, अच्छा करीब 66 सब्जेक्ट थे, पर आज वो चेंज होके हो गए 61, यानी उसमें 5 कम हो गए हैं। और उसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो पुलिस, हेल्थ, इस तरह के टॉपिक्स को उसमें ऐड है किया है। ऐसी कंकरेंट जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अगेन अगेन यहाँ पे एक और चीज़, यूनियन और स्टेट दोनों बना रहे हैं, लेकिन अगर स्टेट ने बनाया और यूनियन को पसंद ना आए, या यूनियन के किसी कानून के बीच में आ रहा है वो, तो इसमें भी यूनियन गवर्नमेंट का जो कानून है वो ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाएगा, इसमें स्टेट का कानून कैंसिल हो जाएगा। यानी स्टेट के पास पावर तो है लेकिन वो लिमिटेड हैं। तो यहाँ भी वही है, या अगर यूनियन गवर्नमेंट है लेकिन अगर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट टू प्रिवेल। पहले 47 थे, आज 52 हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैरिज, फॉरेस्ट और एजुकेशन, ऐसे टॉपिक्स पे स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। ओके, ये तो होगी इतनी बात, तो थोड़ा सा साइड कर देते हैं। फिर आता है, एक है रेसिजुअल लिस्ट, क्या नाम है,
रेसिजुअल लिस्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं, ये भी इसी में मेंशन है, पर हम इसको पहले बात कर लेते हैं कि है क्या। देखो, जब कानून बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, जब संविधान बना था, तो क्या था ना यार कि उस टाइम पे तो जो कानून थे, जो जिस तरह से माहौल था, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो उस वक्त नहीं थे। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त थोड़ी हमारे उस टाइम पे थी 1947 में। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें साइबर सिक्योरिटी, क्या उस टाइम साइबर क्राइम होता था? अरे यार, देश में कंप्यूटर ही नहीं थे, बहुत मुश्किल से कंप्यूटर होते थे कहीं। कंप्यूटर ही आई थिंक बहुत लेट आया हमारे देश में, है ना। साइबर सिक्योरिटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे आज की एज में आना शुरू हुआ है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, स्पेस प्रोग्राम्स, उस टाइम तो नहीं थे ना। पर ये सब चीज़ें अब, ये सारी फील्ड जो है ये अब आनी शुरू हो गई हैं। यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो, कॉन्करेंट हो, किसी भी लिस्ट में मेंशन ना हो, तो वो वाले लिस्ट सारे रेसिजुअल लिस्ट में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इन सारी लिस्ट पे कानून बनाने का जो पावर है वो सिर्फ यूनियन के पास है, स्टेट के पास नहीं। तो यूनियन लिस्ट वो जिसके अंदर एनी कोई ऐसी सब्जेक्ट जो इसमें मेंशन नहीं है, यूनियन में, स्टेट में, कॉन्करेंट में मेंशन नहीं है, वो सारे रेसिजुअल लिस्ट में ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाते हैं। तो अगर एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पे जो हमने बात करी, एआई, है ना, क्रिप्टो करेंसीज, स्पेस प्रोग्राम्स, देखो ये सब मेंशन उसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? क्योंकि उस टाइम पे तो ये सब होता ही नहीं था। उस टाइम पे ये सब चीज़ें कहाँ होती थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन अब ये सब चीज़ें आ रही हैं, ऐसी फील्ड्स आ रही हैं, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली रेसिजुअल लिस्ट में चली जाती हैं। और इनके ऊपर कानून बनाने का जो राइट है, वो सोल अथॉरिटी जो है वो यूनियन के पास है। यानी सिर्फ यूनियन बना सकता है, स्टेट नहीं। देखो यहाँ पे भी फेडरलिज्म का एक ही डिमेरिट है कि जो रेसिजुअल लिस्ट की पावर है वो किसके पास है? यूनियन के पास है। यानी कल को स्टेट के ऐसा कुछ अथॉरिटी, अगर कोई ऐसी फील्ड आ जाती है, तो स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यूनियन को। तो ये एक डिमेरिट है रेसिजुअल लिस्ट। ओके, अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। देखो यही हमने बातें की थी यहाँ पर, ये clearly provided threefold distribution of legislative powers, union list, state list and concurrent list, just we discussed। next, ये हमारा सारा वो है, स्लाइड आप यहाँ से देख सकते हो रिवीजन के लिए। यूनियन लिस्ट, द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, आप यहाँ से ले लो अगर आपको सही लगते हैं, या फिर हमने जो अपने एग्जाम्पल या स्लाइड में देखा है वहाँ से ले लो। लाइक करेंसी, डिफेंस, रेलवे, वहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। मैटर्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट एज इट नीड्स यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री, यानी इनका यूनिफॉर्म होना पूरे देश में एक एक बहुत ज़रूरी है। चाहे वो डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, इनको पूरे देश में एक जैसा लागू करना ज़रूरी है। जैसे हमने पीछे भी एग्जांपल्स की बात की थी ना, डिफेंस, करेंसी, और हमारा डिफेंस, करेंसी, या फिर रेलवे, वो जो है वो सब पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए। वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट अलोन, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज। अर्लियर देयर वर 97 बट प्रेजेंटली इट इंक्लूड्स 100 सब्जेक्ट। ये सब हमने बातें कर ली हैं यहाँ पे स्लाइड्स में। ये सब आपको बस यहाँ पे लिस्ट बना के दिया, यहाँ पे हमने इस तरह से समझा है इसको। अगेन यही लिखा ना, 97, 100, वही तो बात हो रही है। आ जाते हैं फिर से, फिर वही स्टेट लिस्ट, स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, वहाँ पे हमने की थी पुलिस और हेल्थ की। यहाँ से भी आप जो आसान लगे आपको, मैं नहीं कह रहा कि आप जो स्लाइड में हमने पढ़ा वो आपको अगर यहाँ से इजी लगता है यहाँ से ले लो, स्लाइड से इजी लगता है वहाँ से ले लो, जो आसान लगे उसको ले लो, याद रखो और अपने एग्जाम में लिख के आ जाओ। बस बस इतना ही करना यार, ज़्यादा वो नहीं कि हमें ज़्यादा रट लेना है, और इतने आपको काम भी नहीं आएंगे। 2 से 3 काफ़ी हैं, 2 से 3 बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज, है ना। और अर्लियर देर वर ओनली 60, करेंटली 61। ये भी बात हमने डिस्कस करी है यहाँ पे। देखो पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। बस यही सब चीज़ें हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें दोनों के पास पावर है, पहले इसमें 47 थे, आज 52 हैं। यही सब चीज़ें लिखी होंगी, देखो 47, 52, बोथ द यूनियन एंड द एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं क्या है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, हमने मैरिज की बात की थी, मैरिज, अडॉप्शन वगैरह। और ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर देखें, इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। प्रिवेल मतलब अड़े, मतलब बने रहना, बने रहना, परसिस्ट करना। यानी कि अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट में या फिर यूनियन गवर्नमेंट के लॉज में, तो किसका प्रिवेल करेगा? इट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट जिसका लॉ प्रिवेल करेगा। अंडरस्टूड? तो ये 3 लिस्ट हमने मेंशन कर लिया, हमने स्लाइड्स की बात भी कर ली है, और हमने खुद भी समझ लिया वहाँ पे।
रेसिजुरी सब्जेक्ट वही अगेन, जो कोई भी जो सब्जेक्ट किसी में मेंशन नहीं है वो रेसिजुरी में आ जाता है। देखो, द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशनड इन यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट कम अंडर द पावर ऑफ फेडरल और यूनियन गवर्नमेंट। हमने बात की थी ना कि अगर वो ऐसा सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली यूनियन गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा। खत्म। हाँ, अब ये है कि हमारा जो पावर शेयरिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा पावर शेयर है वो कैसे है। देखो, ये बात हमने की थी। देखो क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं इसे, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी ऐसा चेंज करना है जिससे पावर शेयर होती है, तो वो यूनियन और सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट से होना चाहिए। ये बात हमने बात की थी ना, डिस्कस करी थी, वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो कैसे होता है ये जब ऐसा कोई चेंज होता है, any change it has to be first passed by the both the houses of parliament with at least two-third of majority, then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states। देखो, पहले अगर इस तरह का कोई कानून बनता है तो उसको पूरे पार्लियामेंट से 2/3 ऑफ मेजोरिटी से पास होना चाहिए। यानी वो मेजोरिटी, यानी कि जो पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी है वो 2/3 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए पहले वहाँ से पास होने के लिए। इतना हो जाने के बाद जब वो मेजोरिटी वहाँ से मिल जाए, तो जो हमारे स्टेट्स हैं टोटल, अभी करंटली हमारे 28 स्टेट्स हैं, इसका 50% +1 क्या होगा वो डाटा 15। देखो, मैं यहाँ पे मैथ आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। लाइक 28 स्टेट्स हैं अभी हमारे, उसका 50% +1, 50% होता है 14 और उसमें एक जोड़ देंगे 15, यानी मिनिमम उस कानून को 15 स्टेट की विधानसभाओं से, उस कानून को 15 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होना ज़रूरी है। और पहले पार्लियामेंट से तो होना ही ज़रूरी है, फिर उसके बाद मिनिमम 15 स्टेट की असेंबलीज से उसको पास होना ज़रूरी है, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, अदरवाइज इट विल बी फेल्ड। यही चीज़ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको मैथ बताने का मेरा कोई पर्पस नहीं है, बस ये है कि आप समझ सको कि करंट सिनेरियो में अगर 28 स्टेट है तो 15 स्टेट से पास होना ज़रूरी है, और पार्लियामेंट और स्टेट दोनों की कंसेंट ज़रूरी है। वही चीज़ है यहाँ पे। फिर वही हमने आगे ये देखा है कि जुडिशरी जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि कोई ऐसा अमेंडमेंट या ऐसा कोई कानून ना बन जाए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो वायलेट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एनी अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स कैन मेक ए डिसीजन, यानी वो दोनों कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ऐसे मैटर्स में अपने डिसीजन देते हैं। तो यही है, इस तरह से फेडरलिज्म हमारे हम पावर शेयर होती है। पावर शेयर हमने देख लिया पूरी डिटेल में, 7 शेड्यूल में हमने देख लिया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेसिजुरी लिस्ट। फिर हमने देखा कि कैसे कोई जो चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कैसे होता है, क्या उसकी वो है। इसको आप देख भी, अगर आप इसको याद रखना चाहो तो रख भी सकते हो, अदरवाइज भूलना भी चाहो तो भूल भी सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, जुडिशरी का रोल वही सब है, हमने जो देखा है पीछे वही सब है, यहाँ पे कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। आप वहाँ से पीछे से देखो या ये देखो, बात वही है। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस। देखो, हाँ, एक चीज़ ये कि इंडिया के अंदर, ये अब फिलहाल इसमें आएंगे हम, इसको छोड़ ही देते हैं हम, पूरा डिटेल में यहाँ पे है ये। देखो, इंडिया में कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है, इसके 3 तरीके देखे गए थे। 3 तरीके। पहला था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड। हाँ तो इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है वो हम देखेंगे। इसको हमें 3 हेड्स में देखना है। एक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, एक है लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखो, लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज रिलेटेड, भाषा संबंधी। 3 यानी एक तरह से आप कह लो कि ये फेडरलिज्म के टेस्ट हैं इंडिया के। 3 टेस्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी, दीज आर नॉट सफिशिएंट, रियल सक्सेस, मतलब वही चीज़ है। आपको बस ये 3 टेस्ट पढ़ने हैं हमें, जो हमारे फेडरलिज्म में हमने विटनेस किए हैं। ओके, तो 1 बाय 1 देखते हैं इसको। पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे आते हैं। देखो, लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या है, इसको भी रहने दो। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके कुछ समय बाद ही ये देखा जाने लगा कि यार कुछ लोग जो है ना वो कह रहे हैं कि यार हमारी बोली जैसी है, हमारे कानून या फिर हमारे जो तरीके हैं बोलने की, बात करने के, हमारी अलग भाषा है, तो आप हमें हमारा एक अलग स्टेट बना के दे दो। यानी अब हम ऐसे स्टेट में रहना चाहते हैं जो अलग हो, किसी जिसका वहाँ पे वही लोग, उस स्टेट में वही लोग रहें जिसमें हमारी लैंग्वेज बोली जाती हो। तो पहले तो ये लगा यार ये तो कंट्री को डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये कंट्री की यूनिटी के लिए खतरा है, पहले तो ऐसा लगा। लेकिन जब मांग ज़्यादा ही बढ़ने लगी
और ऐसा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से नहीं हुआ, उससे पहले आज़ादी से पहले भी हुआ है ऐसा। अभी हम उसके सारे एग्जाम्पल देखेंगे कि ऐसा, यानी कि वो सारे जो स्टेट थी वो अपनी डिमांड करने लगे कि आप हमें हमारे स्टेट्स बना के दो, अलग से मांग रहे हैं स्टेट। तो यहाँ पे देखते हैं द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक हम जानते हैं लैंग्वेज रिलेटेड स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। अब वही है चीज़ें कि बहुत सारे स्टेट जो है वो वैनिश हो गए, क्योंकि अब हम देखेंगे कि स्टेट कैसे बनेंगे, वही सब है अब इसमें देखेंगे। फिलहाल इसको देख ही लेते हैं पहले, या पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो स्टेट बना था, आज़ादी से भी पहले बना था, वो स्टेट था ओडिशा। ओडिशा था, ये 1936 में बना था, और लैंग्वेज थी उड़िया। यानी कि उड़िया लैंग्वेज के लोग इस ओडिशा नाम के स्टेट में रहेंगे। ये पहले ही बन गया था उड़िया लैंग्वेज के बेस पे। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके कुछ समय बाद फिर ये पहला अगर मान लिया हम, ये आज़ादी से पहले का देखिए 1936। फिर सेकंड स्टेट पे एक स्टेट आया था आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, इसको अरुणाचल प्रदेश से कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बना था 1956 में, और यहाँ पे लैंग्वेज जो थी वो थी तेलुगु। यानी जो तेलुगु लैंग्वेज है आंध्र प्रदेश की, यानी कि जो तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है वो किसमें थी, आंध्र प्रदेश में। ये भी एक लैंग्वेज बेस्ड स्टेट था। ऐसे एक थर्ड स्टेट अगेन आएगा, केरला। केरला जो था ये भी अगेन सेम ईयर में 1956 में बना था, और यहाँ पे जो लैंग्वेज थी, जो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को बेसिस बनाया गया वो थी मलयालम। कौन सी, मलयालम, केरला। ऐसे ही एक फोर्थ पे आप ले सकते हो गुजरात। गुजरात ये बना था 1960 में, और इसका वो था गुजराती। ये सब आपकी बुक्स में नहीं दिया हुआ है, हम अलग से इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि ऐसे स्टेट जो बने हुए हैं आज, उनके बनने के पीछे का आइडिया क्या था। तो वही है ये लिंग्विस्टिक, यानी कि किन स्टेट की वजह से वो बनेंगे, या फिर क्यों स्टेट वो बने हैं। तो द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड टू क्रिएट इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। This was done to ensure people who spoke the same language lived in a same state. हमने ये बात करी थी, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। When the demand of the formation of the state were on the basis of language was raised, some national leaders feared, वो डर गए थे कि इससे कंट्री की यूनिटी को खतरा हो सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। हम देख रहे हैं कि आज भी वो सारे स्टेट जो है हमारे साथ हैं, और हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं। आज़ादी से पहले की बात करें तो ओडिशा स्टेट बना था, इस स्टेट का नाम आज ओडिशा है। 1936 में बना था उड़िया लैंग्वेज के बेस पे। ऐसे ही आंध्र प्रदेश था, वो 1956 में बना था तेलुगु लैंग्वेज के बेस पे। फिर केरला और गुजरात ऐसे ही हमने देख लिया। ये आपकी बुक में नहीं होगा, हमने अलग से लेकिन देख लिया है। तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट थे, ये टेस्ट पास हो गया इंडिया का। दूसरा आता है एक लैंग्वेज पॉलिसी। फिलहाल इसको छोड़ दो, जो बोर्ड पे लिखा है वो आप देख भी लेगा, हम समझ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। क्या था बात कि जो लैंग्वेज पॉलिसी, देखो अगर आपको याद हो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो श्रीलंका में प्रॉब्लम हुई थी, उसमें क्या हुआ था, श्रीलंका ने क्या कर दिया था कि सिन्हाला लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, जबकि वहाँ पे तमिल भी थे। तो यही बात तो उनको बुरी लगी थी। इंडिया ने वो गलती नहीं करी, सॉरी आई थिंक नेशनल लैंग्वेज बना दिया था उन्होंने, सिन्हाला को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। और बाकी इससे फिर तमिल के सेंटिमेंट को काफ़ी बुरा हर्ट हुआ था कि भाई आपने उनकी लैंग्वेज और हमारी तमिल में क्या बुराई है, तमिल में क्या खराबी है कि आपने उसको नहीं बनाया, सिन्हाला को बना दिया, बस इसलिए क्योंकि वो मेजोरिटी में है, 74% ऑफ पॉपुलेशन है सिर्फ इसलिए। तो उनको ये बात बुरी लगी। इंडिया ने गलती नहीं करी, इंडिया ने कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं चुनी हुई है। जैसे इंडिया ने कोई एक भी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई है। अभी करंटली हिंदी और इंग्लिश अंडर आर्टिकल 343, अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है हम लोगों ने, और सिर्फ वो यूज़ के लिए, हमारे नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। देखो एक यहाँ पे हमारी एक 8th शेड्यूल है, जैसे अभी हमने 7th शेड्यूल पढ़ी थी, वैसी एक 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये भी हमारी बुक में नहीं है, देख लेते हैं इसको भी, हमारी बुक में नहीं है ये 8th शेड्यूल है। ओके देखो 8th शेड्यूल में इसके अंदर आर्टिकल्स की बात करें, अगर आर्टिकल्स हैं शायद 355 एंड 361, आर्टिकल 355 से 361।
और इसके अंदर जो लैंग्वेज हैं, जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, हमारी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे हैं। आई थिंक ये गलत हो गया डेट डाटा, ये 345 एंड 351, 345 एंड 351, ये दो आर्टिकल हैं जिसमें ये शेड्यूल, ये लैंग्वेज मेंशन है। ये वो लैंग्वेज है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारी 8th शेड्यूल में, इसीलिए इन लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज? शेड्यूल्ड लैंग्वेज, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है 8th शेड्यूल में। और पहले इसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, पर टुडे आज वो बढ़ के 22 हो गई हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो एक हिंदी तो है ही, हिंदी है, और उर्दू भी है, उर्दू है, बंगाली, फिर तमिल है, देन तेलुगु भी है, मलयालम भी है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस इसमें मेंशन है, और ये शेड्यूल लैंग्वेज है, यानी वो लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में कि इस शेड्यूल में मेंशन है, इसीलिए इसको आप कह सकते हो कि लैंग्वेज रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है, तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सेकंड टेस्ट है, लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे हिंदी के साथ इंग्लिश भी याद रखेंगे हम, अंडर आर्टिकल 343 हिंदी एंड इंग्लिश। फिर यहाँ पे बट हिंदी, क्योंकि हमें पता था कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन हिंदी नहीं बोलती है, सिर्फ 40% ऑफ पॉपुलेशन बोलती है, इसीलिए हमें इसे सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज रखना पड़ा। साथ में इंग्लिश को भी, क्योंकि इंग्लिश पूरे इंडिया में चलती है। लाइक बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस। हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं टोटल। हिंदी के साथ साथ अगर एक हिंदी को हटा दी तो 21 बची, तो यहाँ हिंदी एंड अदर 21, तो ये टोटल 22 हो गई, है ना? सिंपल मैथ। 22 रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये एक एग्जांपल है कि अगर किसी को कोई एग्जाम देना है तो कोई गवर्नमेंट जॉब का, तो उसके अंदर इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी वो लैंग्वेज को चूज कर सकता है एग्जाम देने के लिए, राइट, इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से। फिर और यही बात है कि जो गवर्नमेंट का बहुत सारा काम है वो इन्हीं लैंग्वेजेस में होता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल, लाइक हिंदी, इंग्लिश, है ना, वो सब। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। स्टेट्स की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, इसीलिए तो वही सब है, आप इसमें देख सकते हो। अदरवाइज हमने इसमें इस पूरी स्लाइड में हमने देख लिया कि 8th शेड्यूल क्या है, राइट। फिर आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ये थर्ड टेस्ट था। देखो क्या था, पहले जब कोई इलेक्शन होता था, जब इलेक्शन होते थे ना, तो कंट्री में क्या होता था कि एक ही पार्टी को कई बार मेजोरिटी मिलती थी। एक सिंगल पार्टी थी, उसको हर बार मेजोरिटी मिलती थी। इसके हम देखेंगे आगे कि कौन सी पार्टी थी, क्या होता था उसमें, पूरी पॉलिटिक्स है उसकी, हिस्ट्री की। तो क्या होता था कि वो पार्टी हमेशा मेजोरिटी में आती थी, उसके पास हमेशा पावर रहती थी। लेकिन आते आते 1990 तक, 1990 तक वो पार्टी थोड़ी कमज़ोर होने लगी और अदर पार्टीज, रीजनल पार्टीज़ का राइज होने लगा। जब रीजनल पार्टीज़ का राइज हुआ, जब रीजनल पार्टी ग्रो होने लगी, तो फिर उन पार्टीज़ को भी थोड़ी थोड़ी सीट आने लगी। तो ऐसा हुआ कि वो जो पार्टी, जिस पार्टी, अगर हम उसका नाम ले लें तो वो पार्टी थी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को हमेशा मेजोरिटी मिलती थी हर बार, लेकिन 1990 तक आते आते ये थोड़ी कमज़ोर हो गई, और ऐसा एक बार ऐसी बात आ गई कि इसको मेजोरिटी मिलना बंद हो गई। तो कई बार फिर ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, गठबंधन सरकार बनने लगी। यानी जो सरकार थी वो गठबंधन सरकार बनने लगी, और इस वजह से अब जो देखो क्या होता है, जब कोई पावर होती है सेंटर में, तो उसके अपोजिट की पार्टी जब किसी स्टेट में होती है, कोई राइवलरी पार्टी जब किसी स्टेट में होती है, तो उस स्टेट और सेंटर के बीच के जो रिलेशंस होते हैं वो अच्छे नहीं होते, हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं, उनमें हमेशा टकराव होता है। तो यही होता था जब सेंटर के पास जब पावर ज़्यादा आ जाती थी मेजोरिटी के टाइम पे, तो क्या होता था, वो अलग अलग स्टेट्स को हैरेस करते थे, उनका मिसयूज़ करते थे, उनकी पावर्स का। लेकिन जब 1990 तक आते आते गठबंधन सरकार का टाइम आया, तो फिर उन स्टेट्स के साथ भी उनकी पावर्स को रिस्पेक्ट मिलने लगी। यानी अब आप उनकी पावर्स को ऐसे वायलेट नहीं कर सकते, उनके साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकते, उनके साथ अब आपको फ्रेंडली रिलेशंस बनाने होंगे। तो ये चेंज आया, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देखो, द रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इज वन मोर वे फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथेंड।
इन 1990 1990 देयर वाज द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, हमने बात करी कि बहुत सारी पार्टीज का राइज होने लगा। बिगिनिंग ऑफ द कोalition एरा, है ना, कोalition गवर्नमेंट। 1990 के बाद जब किसी पार्टी को टोटल मेजोरिटी नहीं मिली तो उसके बाद गठबंधन सरकारों का दौर आ गया। Since no single party got a clear majority in Lok Sabha, the major national parties had led to enter into an alliance with many parties. इससे क्या हुआ, स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस थे वो अच्छे हो गए। तो ये तीनों फेडरलिज्म के टेस्ट हमने देखे। पहला था हमने देखा लिंग्विस्टिक टेस्ट, लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि लैंग्वेज बेस्ड जो हमारे स्टेट्स बने थे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र इज ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र ऑन द लैंग्वेज ऑफ मराठी फॉर्म्ड इन 1960, अगेन गुजरात। तो ये स्टेट वो बनाए लिंग्विस्टिक स्टेट। फिर हमने देखा लैंग्वेज पॉलिसी कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, 8 शेड्यूल है, उसमें हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है आज की डेट में। कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस हैं, हमने थोड़े से एग्जांपल्स भी देखे उसके, और वो लैंग्वेजेस के आर्टिकल्स हमने देखे, जैसे 344 एंड 351 में वो आर्टिकल वो मेंशन है। ये चीज़ें हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इससे ताकि समझ में आए तो इसलिए हमने इनको भी डिस्कस किया है। फिर लास्ट में हमने देखा सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे, बाद में सेंटर रिलेशंस पहले कैसे थे और बाद में कैसे हुए, ये हमने देखा। फिर बाद में यहाँ पे है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट जब वन और मोर पार्टी एंटर इनटू अलायंस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, वो कोलिशन गवर्नमेंट हो जाती है। और शेड्यूल लैंग्वेज अगेन वही, यहाँ पे जो 8th शेड्यूल की बात हमने की थी वही शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंडर। तो इतना हमने कर लिया है ये। अब हम आगे जब इसके जाएंगे तो हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट या फिर कहीं उसको डिसेंट्रलाइजेशन। वो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है हमारे लिए, काफ़ी लंबी क्लास भी हो गई है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखें लोकल गवर्नमेंट को। तब तक के लिए आप इस हमने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज करें, स्लाइड्स को देखें। लेक्चर आपने देख लिया, अगर नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड है, स्लाइड्स को देखें, उससे रिवीजन लें और अपने नोट्स बनाएं और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बना के एग्जाम में आंसर्स को लिखें। ओनली दिस इज टू बी डन एंड यू आर रेडी। ओके, so thanks for today. If you like the session, I'll be very grateful. Okay, bye bye.